हाँ जी। तो कल हम कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में, जिसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो देख लिए थे, जहां पर कि पहला बात था कि जो कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग की एक टाइप नहीं है, बल्कि टीचिंग का अप्रोच या स्ट्रेटजी है। इसके प्रोपाउंडर जो है वो है डेविड जॉनसन एंड रोजर जॉनसन, या हम जॉनसन एंड जॉनसन बोल देते हैं। और इसके ऊपर जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, जॉनसन ने 1975 में दिया था, परंतु इस पे जिनके पुराने जो हमारे बंदे हैं इनका प्रभाव है, उनमें से साइकोलॉजी में आते हैं पियाजे। इसके अलावा कुर्ट लेविन जो कि सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, जॉन डीवी जो एजुकेशनिस्ट रहे हुए हैं, और एक सोशोलॉजी के व्यक्ति हैं मार्टिन ड्यूश। तो मार्टिन ड्यूश और इनके विचारों से प्रभावित है ये। इसमें जैसा नाम से स्पष्ट है कि कोऑपरेटिव एक्टिविटी का मामला है, यानी कि स्टूडेंट्स को हम स्मॉल टीम्स में, क्लास में, ग्रुप में बनाते हैं। टीचर का ये काम होता है कि बच्चों को वो ग्रुप बनाए। ग्रुप में डिफरेंट एबिलिटीज के बच्चे हो पाए जाएंगे और उनको टुगेदर किसी काम को लर्निंग के हिसाब से कंप्लीट करना रहता है। इसके पीछे जो मोटिव है, धारणा है, वो ये बनाई गई है कि बच्चे जो आपस में जब ग्रुप एक्टिविटी करेंगे तो एक तो वो पॉजिटिवली आपस में क्या होने चाहिए, इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। यानी कि वो डिपेंडेंसी नहीं हो बल्कि इंटरडिपेंडेंसी हो, और वो भी नेगेटिव तरह से नहीं हो कि भाई मेरा काम दूसरा कर देगा, बल्कि उसमें एक पॉजिटिवनेस होगी कि हर बच्चा जो काम कर रहा है वो अपने अदर टीममेट्स या पूरी टीम के लिए कर रहा है, और टीम का जो पूरा का पूरा एक्टिविटीज हैं वो बच्चे की लर्निंग में हेल्प करेगी। कलेक्टिव एक्टिविटी पे पूरा बल रहा जाता है। ये लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म, उससे इंस्पायर्ड रहा हुआ है, जिसमें कि लर्नर जो अपनी लर्निंग खुद कर रहे होते हैं, ऐसी अवधारणा जो पाई जाती है साइकोलॉजी में लर्निंग में, उसका भी इस पे हम इंप्रेशन देखे हैं। और इसके कुछ हमने बेसिक प्रिंसिपल्स देखे हैं, जिनमें कि हम क्या बातें करते हैं। हर बच्चे के भीतर ये भावना रहनी चाहिए कि योर सक्सेस बेनिफिट्स मी एंड माई सक्सेस बेनिफिट्स यू, यानी कि एक दूसरे के एफर्ट से सीखा जाता है। दूसरा ये है कि वी ऑल हैव ए कॉमन फेट, आइदर वी विल स्विम टुगेदर और सिंक टुगेदर। इसका मीनिंग है कि सभी ये जो है लर्निंग का एक कॉमन दृष्टिकोण से बातें पाई जाती हैं। अगला रहता है कि वी कांट डू विदाउट यू, यानी हर व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है उसमें म्यूचुअली औरों का क्या है, इंप्रेशन है, उसमें परस्पर औरों का सहयोग इंक्लूड रहता है। कोई व्यक्ति अकेले लर्निंग नहीं कर पा रहा होता है। फिर टीम स्पिरिट पाई जाती है, यानी हर बच्चे की लर्निंग पे पूरे जो टीम मेंबर्स हैं दे सेलिब्रेट एंड दे फील प्राउड। तो हम इतनी बातें कल देख लिए थे। अब आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन ने कोऑपरेटिव लर्निंग में 5 बेसिक एलिमेंट्स बताए हैं। यानी ये मानो इस टॉपिक में अब अगली जो बात याद रखने की वही वाली बातें हैं। कल मैंने प्रारंभ में कहा था कि इस बिंदु 6-7 बातें याद रखनी है। वो 6-7 बातों में 5 तो ये चीजें ही हैं हमारे पास। 5 बेसिक एलिमेंट्स आएंगे, तो 5 तो आपको ये बेसिक एलिमेंट्स याद रखने नाम। और इसके बाद में एक इसका जो प्रतिपादक का नाम हो गया जॉनसन एंड जॉनसन हो ही गया है। बस ये बाकी जो आप इंट्रोडक्टरी जो पीछे बातें देख ली हैं, ये टीम स्पिरिट है, ग्रुप एक्टिविटी है, वन फॉर ऑल और फॉर वन की जो अवधारणा होती है कोऑपरेटिव लर्निंग की, बस वो सब बेसिक चीजें हैं। तो इसके 5 एलिमेंट्स क्या हैं ये समझिए। इसके 5 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए एक नेमोनिक ट्रिक बनाई जाती है। ये एक नेमोनिक ट्रिक है। नेमोनिक ट्रिक मानी क्या होती है, याद रखने की ट्रिक, नेमोनिक ट्रिक है। और ये नेमोनिक ट्रिक जो है ये वर्ल्ड फेमस ट्रिक है, यानी वर्ल्ड फेमस मीनिंग है कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। ये टीचिंग के पेडागोजी की दुनिया में इस टॉपिक के अंतर्गत ये ट्रिक पढ़ाई जाती है, हर जगह इसकी चर्चा होती है। इसका नाम है पिग्स फेस। क्या नाम है, पिग्स फेस, सुअर का मुंडा, सुलडी का मुंडा। तो पिग्स फेस है ये पी एक एलिमेंट का नाम है,
उसका फर्स्ट लेटर होगा, आई से दूसरा है, जी से तीसरा है, एस से चौथा है, और फेस अपने आप में पूरा एक पांचवा ही है, पिग्स फेस। तो पिग्स फेस में पी का क्या मतलब है? पी से मतलब जो आपने पहले देखा था पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस की बात है, या पहले इसके बारे में बता देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये 5 इसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, और ये 5 बेसिक एलिमेंट जॉनसन एंड जॉनसन ने 1994 में अपने बुक में उल्लेखित किए हैं। यानी अवधारणा तो 75 में आ जाती है पहले ये लर्निंग की कॉपैल वाली, लेकिन ये जो 5 एलिमेंट्स का जो डिस्क्रिप्शन है ये हमारे पास 1994 में आता है। तो 5 एलिमेंट्स में क्या क्या नाम है पी से? P4 हो गया है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। तो P4 पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ध्यान रखना इसमें ये जो आई है पिग्स में पी क्या, ये आई यानी PIS से नहीं है, अकेले पी में ये पूरा नाम शामिल है। दोनों वर्ड जो हैं उस पी से ही इंडिकेट हुए हैं। P4 है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। फिर आता है आई का मतलब यह है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, यानी ये अगेन दोनों तीनों वर्ड इकट्ठे आई से रिप्रेजेंट होंगे, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। तो PI। फिर है जी आपके संख्या नोट्स में पाओगे, वो लिखा हुआ है लास्ट में। G4 है ग्रुप प्रोसेसिंग। G4 क्या है? ग्रुप प्रोसेसिंग। फिर है S4 नंबर 4 पे जो लिखा हुआ है सोशल स्किल से दोनों वर्ड जो हैं वो इस S से रिप्रेजेंट हुए हैं। ऐसे G से भी दोनों वर्ड रिप्रेजेंट हुए हैं, ग्रुप और प्रोसेसिंग पूरा। और लास्ट में फिर आता है हमारे पास फेस, और फेस का मतलब है ये फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन। इस प्रकार से इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। सीक्वेंस तो जो आपके पास नोट्स में दिख रहा है उस क्रम में लिखा हुआ है, लेकिन याद रखेंगे ऑर्डर आगे पीछे कर लिए हैं। जैसे नंबर 5 पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास ग्रुप प्रोसेसिंग, उसको हमने PI GS और फेस ऐसे कर दिए हैं। तो आपके नोट्स में जो है P4 पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस ये यहां लिखा हुआ है, I फॉर इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। फिर G है वो नोट्स में आप पाओगे आपके नंबर 5 पे दर्ज है ग्रुप प्रोसेसिंग। फिर है S पे ये नंबर 4 पे दर्ज है सोशल स्किल्स, और ये आपका नंबर 3 पे दर्ज आप देख रहे हैं फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन है। तो सीक्वेंस नोट्स में क्रम में लिखे हैं 1 2, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। पर याद रखने की जो नेमोनिक ट्रिक है उसमें हमने को क्रम को आगे पीछे करने से पिग्स ऐसे पूरा एक वर्ड बन जाता है। तो पिग्स फेस कहा जाता है। एक्रोनिम कहते हैं ऐसे नेमोनिक ट्रिक को, क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। ये कोई मैटर नहीं, साइकोलॉजी आप कॉमन सेंस की जानकारी बता रहा हूं। तो बताओ कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग किसे कहते हैं एक्रोनिम? बोलो एक्रोनिम क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज एक्रोनिम? नो आइडिया। एक्रोनिम का मीनिंग होता है हम शॉर्ट, जैसे कोई शॉर्ट फॉर्म होती है एब्रीविएशन, एब्रीविएशन में और एक्रोनिम में फर्क क्या होता है? एब्रीविएशन में और एक्रोनिम में क्या फर्क है? देखो जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक्रोनिम नहीं है, ये एब्रीविएशन है। या BBC ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ये एब्रीविएशन है। यानी ऐसे 3 वर्ड थे, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बड़ा नाम था, उसके हमने फर्स्ट लेटर को ले लिया। ऐसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में 3 वर्ड थे, उनके फर्स्ट लेटर को ले लिया। ऐसे अब इनको हम अलग अलग बोलेंगे, इसको अलग बोले हैं W, ये अलग बोला गया है H, ये अलग बोला गया है औ।
ये अलग बोला गया बी, फिर ये अलग से बी, ये अलग से सी, सेपरेट सेपरेट ऐसे इनको हम पढ़ते हैं तो ये एब्रीविएशन कहलाता है, संक्षिप्त रूप। जबकि एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम में क्या करते हैं, ऐसे हम बनाते तो इस प्रकार से ही हैं, लेकिन बाद में वो क्या होता है, अपने आप में पूरा एक नया वर्ड बन जाता है, उसका उच्चारण एक नए वर्ड की तरह से करते हैं, सेपरेट सेपरेट नहीं करते हैं। जैसे आप बता सकते हैं नमूना, एग्जाम्पल? क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट में क्या आता है? स्माइल। अब मैं नहीं जानता ना, तो फिर भी बताओ, आपके सबके काम का हो सकता है, मैनेजमेंट आपके टॉपिक में आने वाला है। जैसे एक भाई साहब लिख रहे हैं बीसीसीआई, झालर हो गया। बीसीसीआई तो इसका उदाहरण हुआ, किसका उदाहरण हुआ? एब्रीविएशन का उदाहरण हुआ, बीसीसीआई। ये सब अलग अलग पढ़े जा रहे हैं, बी अलग है, सी अलग है, सीएससी अलग है, आई अलग है। अगर आप इसे ऐसे पढ़ते, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, हालांकि ऐसा पढ़ते नहीं है, पर सपोज अगर आप इसे ऐसे पढ़ते, ये है बक्की, आप इसे एक पूरा वर्ड की भांति पढ़ना चालू कर देते, बक्की। इसे आप ऐसे पढ़ते हु, WHO को अगर आप हु पढ़ना चालू कर दो, हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम WHO अलग अलग ही बोलते हैं, उसे इकट्ठे में ऐसे हु नहीं पढ़ते हैं, तो ये एक्रोनिम नहीं है। अगर इसे हु पढ़ा जा रहा होता तो इसे हम कहते एक्रोनिम, पर ये हुआ नहीं। जैसे किसने लिखा है एम्स, AIIMS, बताओ एम्स नमूना एक्रोनिम का है या एब्रीविएशन का है? इसे ऐसे पढ़ा जाता है, दिल्ली में एम्स है, क्या इसे ऐसे पढ़ते हैं AIIMS? नहीं पढ़ते ना, तो बिल्कुल ये नमूना किसका नमूना है? ये एक्रोनिम का एग्जाम्पल है। यानी ऐसे शॉर्ट बना के और बाद में उसे एक वर्ड की भांति बोला जाता है। जैसे इन्होंने लिखा किसी ने यूनिसेफ, बताओ यूनिसेफ एब्रीविएशन है या एक्रोनिम है? एब्रीविएशन होता तो इसे कैसे पढ़ा जाता? UNICEF तो होता है एब्रीविएशन, पर इसे नहीं पढ़ते हैं, हम इसे कैसे पढ़ते हैं? यूनिसेफ, एक वर्ड की भांति पढ़ा जा रहा है, फिर उसके हर लेटर में पूरा विस्तार हो सकता है। जैसे अब आप बताओ, आप वाले किसको? इसरो, हाँ जैसे इसरो है, अब इसकी फुल फॉर्म बोलो, आई का क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशन, पर हम इसे ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना ISRO, इसे पूरा एक वर्ड की भांति क्या पढ़ा जाता है? इसरो पढ़ा जाता है। यानी हिंदी में आप उसको इस प्रकार से पूरा का पूरा मात्रा के साथ में ऐसे सिंगल लकीर में लिख देते हो, इसको ऐसे हिंदी में लिखते हैं, ऐसे पूरा सिंगल लकीर में ऐसा लिख देते हो, एक ऐसे ऊपर ये लाइन खींचते हुए, रेखाबंद खींचते हुए, ऐसे इसे रेखाबंद में लिख दिया। पर इसे ऐसे नहीं लिखोगे, इसे ऐसे लिखा जाएगा बी, फिर डॉट बी और सी, या डॉट नहीं लगाओगे तो भी बीच में स्पेस छोड़ा जाएगा। इसको ऐसे W, फिर स्पेस छोड़ के H, फिर स्पेस छोड़ के O। तो ये जो एब्रीविएशन होते हैं वो प्रथम लेटर को सेपरेट सेपरेट ही ऐसे उच्चारित किए जाते हैं, वो इकट्ठे वर्ड नहीं बनाए जाते। अगर वो इकट्ठे वर्ड बन जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एक्रोनिम बोलते हैं। हाँ जी, बोल बताओ, आप क्या बता रहे थे? स्माइल, तो ये बता रही हैं हमारे आपके मैनेजमेंट के अंदर ये कोई बिंदु चलता है स्माइल, क्या होता है बताओ? हैं? सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग इंगेजमेंट, तो यह है सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन इंटरफेस।
सोशल मीडिया इंटरफेस लर्निंग। अब यार, हाँ आप बताओ, ये तो ऐसे कर रही। अच्छा, मतलब हम बताएं नहीं, औरों का माने नहीं, ये और ही खतरनाक आदमी है। तो जो भी है वो आप सीख लेना, पर ये नमूना किसका है? एक्रोनिम का एग्जाम्पल ही है। और क्या बताया था आपने? हैं जी, आका, अच्छा नासा, हाँ ठीक है, नासा भी है, सही है। ये इसको एन ए से नहीं पढ़ते हैं, नासा पढ़ते हैं। फुल फॉर्म बताओ, नासा की फुल फॉर्म। फुल फॉर्म नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती। किसने लिखा है? सार्क। बताओ सार्क सही है क्या एक्रोनिम के एग्जाम्पल के नाम पे? बोलो। SAARC नहीं पढ़ते ना, सार्क पूरा पढ़ा जाता है। क्या फुल फॉर्म है सार्क की? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। अच्छा, और एक भाई साहब ने लिखा है टिस्को। टिस्को कंपनी है एक, क्या है ये टिस्को? टाटा इंडियन साउथ। चेपो ऐसे बैठे बैठे, तो मर्जी है वैसे बोलो और कुछ, इस लाइसेंस से बोलने का आप। क्या ये टाटा आयरन स्टील और कॉपर कॉरपोरेशन है? ये आयरन है, ये स्टील है। एक भाई साहब ने लिखा है क्वाड, QUAD, क्वाड। बताओ क्वाड क्या है? क्या होता है क्वाड? इनको आ रही, फिर भी कुछ ना कुछ बोलना है, इन्हें नहीं पता क्या है, फिर भी क्यू से कुछ ना कुछ है, बोले क्यू से बोले क्वारल है, झगड़ो मास्टर जिस काम में। ये 4 देशों के नाम हैं, सही है। अब क्यू से कौन सा देश होने वाला बताओ? कतर, झालर, कतर, झालर, क्या बढ़िया राइम स्कीम है ऐसे। तो जो भी है, तो हमारा टॉपिक पे आ जाए। ये तो सिंपली आपको ऐसे बाई चांस नाम आया तो बता दिया गया, एक्रोनिम एक्रोनिम जो भी था। हाँ जी, इन्होंने इसका फुल फॉर्म लिखा है इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो यार ये क्यों कहां गया भाई? अनिल कुमार जी, आपने ये लिख दिया इंडिया, तो इसमें इंडिया के आई कहाँ है तुम्हारे? तो यू से US मान लिया जाए, ए से ऑस्ट्रेलिया मान लिया जाए, तो फिर ये इंडिया और जापान कहां से गए? सर ये कंट्री नेम है, हाँ ये बात तो ठीक है, पर ये नहीं समझ पाया ना कि आपने ये लिखा क्वाड वाले के, आपने कहा क्वाड में 4 देश हैं, US तो चलो ठीक मान लिया, इससे ए से आपने ऑस्ट्रेलिया बताया, माना जा सकता है, पर ये क्यू और डी का क्या मतलब निकला? आपने इंडिया भी लिख दिया इसमें, और इसमें आपने लिख दिया एक जापान। तो ये वाली बात कुछ समझ में नहीं आई, कैसे क्या है। तो ठीक है, आप नेट पे सर्च कर लेना, वैसे ये होता जरूर है क्वाड वगैरह, ये समथिंग इज पॉलिटिकल साइंस का मैटर है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के लिए बनाया गया है। चलो फिर, आई हैव नो सच आइडिया, मुझे को ज्यादा पता नहीं इस चीज के बारे में।
क्वाड्रिलेटरल तो चार चीजों के बीच में अगर पारस्परिक संबंध होते हैं तो बोला जाता है बाइलेटरल, ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। नहीं अब क्या हुआ, वो तो कोड का मतलब हुआ ना, वो तो कोड का मतलब चार होता है, क्वाड्रा मानी चार है, क्वाड चार देशों के शॉर्ट फॉर्म थोड़ी बना अलग अलग है, मुद्दे की बात तो वो थी ना। जो ठीक है छोड़ो, वो आपका विषय है, पता कर लेना, आपका जीके में कहीं काम आता होगा कोड वगैरह क्या है। हम अपने टॉपिक पे आ जाएं लौट के। हमारी बात चली थी पिग्स फेस के नाम से कि कोऑपरेटिव लर्निंग में हमारे पास क्या पाया जाता है, 5 इसमें एलिमेंट्स बताए गए हैं जिनको याद रखने के लिए एक्रोनिम गढ़ा गया है, और ये एक्रोनिम हो गया पिग्स। पिग्स अपने आप में पूरा शब्द होता है अंग्रेजी में, और फिर दूसरा वर्ड लगा दिया फेस, ये तो पूरा फेस उठा ही लिया गया। तो ये जो 4 हमारे पास उसमें नाम है उनसे एक बना दिया गया है एक्रोनिम। अब आप बताओ, पहले याद रखने हैं, इनके अंदर का विषय वस्तु तो समझेंगे हम, पर पेपर में आपको अंदर वाली बात का कोई सवाल नहीं बनेगा। आप पेपर में सवाल यही सवाल है, इसमें से कौन सा बेसिक एलिमेंट लर्निंग कोऑपरेटिव में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, नहीं का सवाल बनता है। 5 हैं तो कोई ना कोई एक फर्जी दे देंगे, तो आपको फुल फॉर्म पूरी आनी चाहिए। पिग्स फेस तो याद हो जाएगा, सुन लोगे आराम से याद हो जाएगा, हो गया है पिग्स फेस, सुअर का मुंह। ये तो याद हो गया है। और 5 ऐसे मान लो बच्चे बैठेंगे और 5 जो है सुअर का मुंह बनाएंगे, और ये हो गया लर्निंग कोऑपरेटिव फिनिश। अब पहला जो है उसको मतलब क्या है, पहले का क्या मतलब है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, और आई फॉर पूरा नाम बताओ, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। यही चीज याद रखनी और कुछ याद ही नहीं टॉपिक में, यही बात याद करने की है। और जी फॉर ग्रुप प्रोसेसिंग, एस फॉर सोशल स्किल्स, और फेस का पूरा नाम फेस टू फेस, फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन तो होना ही है, आप आमने सामने साक्षात्कार परिचर्चा होगी, और वो प्रमोटिव होगी, यानी कि लर्निंग की दिशा में प्रमोट करने के लिहाज से होगी। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हर एक के फुल फॉर्म में 2-2, 3-3 शब्द हैं, किसी में भी सिंगल वर्ड नहीं है। जैसे फिर मैं बोल रहा हूं, पहला पी फॉर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में 2 शब्द हैं, दूसरा है आई, इसमें 3 नाम है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। यानी अकाउंटेबिलिटी 2 लेवल पे है, व्यक्ति व्यक्ति की भी है और व्यक्ति व्यक्ति की भी और ग्रुप के संग भी है। और जी फॉर ग्रुप प्रोसेसिंग, फिर 2 वर्ड हैं, यहां भी 2 वर्ड है, सोशल है स्किल्स, और इसमें 3-4 शब्द हैं, फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन। तो 1-2 बार आप ऐसे हाथ से लिखोगे तब याद रहेंगे, अभी तो क्लास में मैटर ताजा ताजा है, दिख रहा है सब कुछ। 1-2 बार हाथ से लिखोगे, हाँ मैं याद रखने 5 नाम, तो याद हो जाएंगे जी। अब आते हैं अगली चीज पे, इनका मतलब क्या है। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस तो मतलब समझा दिया था कि भाई नॉर्मली पुराने जो ग्रुप एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग की स्ट्रेटजी होती थी, उनमें बच्चे जो ग्रुप में होते थे उनमें एक आधा बच्चा ही क्या होता था, एक्टिव काम करता था, और बाकी उस पर डिपेंडेंट या पैसिव हो जाते थे। उस चीज को रोकने के लिए हर व्यक्ति की क्या है, इंडिविजुअल जिम्मेदारी होगी, और वो जिम्मेदारी जो है उसके दौरान आप जो काम करेंगे वो ग्रुप के लिए कर रहे हैं और ग्रुप आपके लिए भी काम कर रहा है। ऐसा इंटरडिपेंडेंस पाया जाएगा, परस्पर अंतर्निर्भरता होगी, और ये सकारात्मक होगी। इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा, सकारात्मक अंतर्निर्भरता। हम एक दूसरे पर निर्भर तो हैं पर पॉजिटिव मैनर में निर्भर हैं। डिपेंडेंट थोड़ा नेगेटिव वर्ड होता है, अतः इसको उन्होंने पहले कहा कि पॉजिटिव मैनर में ये बात बोली जा रही है। तो लिखा है इट एग्जिस्ट व्हेन ग्रुप मेंबर्स परसीव दैट, ये तब पाया जाएगा जब ग्रुप के मेंबर्स इस भाव से विचार करें कि दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, इन सच ए वे दैट वन कैन नॉट सक्सीड, कोई भी सफल नहीं हो सकता
अनलेस एवरीवन सक्सीड, जब तक हर व्यक्ति सफल नहीं होगा, पूरा ग्रुप सफल नहीं माना जाएगा, किसी एक की व्यक्तिगत सफलता होनी ही नहीं है। आपके टीम के बाकी मेंबर की सफलता है तभी आपकी सफलता है, और असफल है आप सफल हैं ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो आपकी लर्निंग औरों की लर्निंग के बगैर नहीं हो पाएगी। ग्रुप मेंबर्स रियलाइज, ग्रुप के सारे मेंबर इस बात को अनुभूत करते हैं दैट ईच पर्सन एफर्ट, हर व्यक्ति के एफर्ट ने क्या किया है, ईच पर्सन एफर्ट्स बेनिफिट नॉट ओनली हिम, हर एक के एफर्ट से ना केवल हिम या हरसेल्फ को फायदा मिला है, बट ऑल अदर टीम मेंबर्स भी क्या है, बराबर फायदा लिए हैं। पॉजिटिव इंडिपेंडेंस क्रिएट्स कमिटमेंट टू अदर पीपल सक्सेस, ये भावना जो है आप में टीम के अन्य व्यक्तियों की सफलता के लिए करती है, आपके मन में कमिटमेंट पैदा करती है कि मेरा हर काम टीम के लिए हो रहा है, मेरे लिए कोई काम ही नहीं है, मैं मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो हर काम के साथ टीम के लिए काम कर रहा हूं। आई एम वर्किंग फॉर द टीम नॉट फॉर माई सेल्फ। और साथ साथ फिर अपने लिए तो ऑटोमेटिक होगा वो, पर मुख्य भाव पहले टीम के लिए करने का है, और इस प्रकार से ये इसका लर्निंग कॉम्पिटेटिव बेसिस माना गया है। तो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। दूसरी चीज है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी भी इसमें बड़ा विशेष वर्ड है, इसको हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग हिंदी में क्या होता है, उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। तो टीम का हर व्यक्ति जो है, हर छात्र लर्नर जो है, वो इस भाव से युक्त होगा कि या इसको दूसरे तरह से मानिए कि जो आप टीम में काम सौंपेंगे, उसमें काम सौंपते समय आप हर बच्चे की क्या करेंगे, इंडिविजुअल जवाबदेही तय करेंगे कि ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा रोल है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, और फिर वो आपका पूरे टीम के रूप में अपने आप ही काम हो जाएगा। ये वैसी वाली कहानी है जैसे मैंने कहा था, फुटबॉल में 11 खिलाड़ी है, पर हर खिलाड़ी की अपनी अपनी क्या है कि पोजीशनिंग है, उसकी अपनी अकाउंटेबिलिटी। मेरे को क्या करना है, यहाँ डिफेंसिव रोल में खेलना है, मेरे को अटैकिंग में कहना है, मेरे को सेंटर में खेलना है। अब वो उसका जितना ज्यादा जोन है वो उतने उतने जोन में रहता है, वो ऐसे नहीं यहां से वहां भग जाएगा। जो गोल गिरो गोल वाली भूमिका में रहेगा। तो आपके अपने अपने व्यक्तिगत क्या है, जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहोगे तो अपने आप पूरी क्या है, टीम के सब मेंबर की जिम्मेदारी है, वो पूरे टीम का काम हो जाएगा। जिस क्रिकेट में मान लो हर प्लेयर को क्या करा आपने, एक रोल दिया है, तुम ओपनिंग बैट्समैन में जाओगे, आप नंबर 3 पे जाओगे, आप नंबर 4 पे जाओगे, आप नंबर 5 पे जाओगे, आप विकेट कीपिंग करोगे, आप बॉलिंग करोगे, आपको लीड फर्स्ट ओवर फेंकना है, आपको सेकंड ओवर फेंकना है। हर एक की अपनी अपनी क्या है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी दी होती है, और साथ में फिर वो सामूहिक जिम्मेदारी भी ग्रुप में अपने आप पाई जाएगी। ये इसे विशेष बनाता है लर्निंग कोऑपरेटिव को पुरानी ग्रुप एक्टिविटी से। पुराने वालों में क्या होता था, जिम्मेदारी तय नहीं होती थी। 4 बंदों को आपने कहा तुम्हारा चारों काम है, अब चारों में किसका काम क्या है ये स्पष्ट नहीं किया गया। उससे क्या होता था, फिर वो एक्टिव और पैसिव वाली बात आती है, 2-4 एक्टिव 2-4 पैसिव। इसमें पैसिव कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर एक की क्या है, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है। द ग्रुप हैज टू बी क्लियर अबाउट इट्स गोल्स एंड बी एबल टू, में ग्रुप पूरा का पूरा इस बात में पूरा स्पष्ट होना चाहिए, किस बारे में, कि इट्स प्रोग्रेस इन अचीविंग देम एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स ऑफ ईच ऑफ इट्स मेंबर्स। पूरे ग्रुप की भी क्या है, प्रोग्रेस आगे बढ़ रही है, और उस दौरान हर व्यक्ति के जो निजी एफर्ट्स हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं। दैट ग्रुप मस्ट बी अकाउंट, पूरा जो ग्रुप है वो जिम्मेदार होना चाहिए फॉर अचीविंग इट्स गोल्स, कि हम सभी गोल मिलकर अचीव कर रहे हैं, और हर मेंबर जो है वो भी जिम्मेदार है उस पूरे गोल को अचीव करने में, उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे पूरी टीम जो है, जैसे मान लो एक मैच हो रहा है, तो पूरी टीम का कॉमन गोल है, टीम का कॉमन गोल क्या है, मैच को जीतना, यह लक्ष्य है, और उसमें हर एक की अपनी भूमिका है, किसी ने बॉलिंग करनी, किसी ने बैटिंग करनी, किसी ने विकेट कीपिंग करनी है, तो वो उसकी जवाब क्या है, इंडिविजुअल क्या है, जवाबदेही है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो पूरी टीम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्निंग, सारे मिलके लर्निंग करें, जो टॉपिक दिया वो सीखना है, और सीखने दौरान किसी की जिम्मेदारी है कि आपके लिखने की जिम्मेदारी है, तुम्हारे को इसको औरों को डिलीवर करने की जिम्मेदारी है, आपका काम मान लो सपोज ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि अलग अलग क्रियाकलाप हो रहे हो, तो हर एक को आपने उसको बांट दिया है।
हर एक का आपने से रोल डिफाइन कर दिया होता है और सबका सामूहिक जिम्मेदारी क्या है, लर्निंग करना ही है। तीसरा है फेस टू फेस प्रमोटिव इंटरेक्शन। इसमें बच्चे जब ग्रुप में काम करेंगे तो सभी के चेहरे आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे की तरफ होने चाहिए। जैसे आप लोग क्लास में बैठे हैं, इस प्रकार से क्लासरूम डिजाइन नहीं होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। जहां जहां ग्रुप एक्टिविटी होती है वहां ऐसे राउंड सर्कल में बच्चों को बैठाया जाता है ताकि एक दूसरे चेहरे दिखाई पड़े, ताकि फेस टू फेस क्या हो सके, इंटरेक्शन हो सके। हिंदी में कहते हैं साक्षात या आमुख, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, अंतःक्रिया पाई जाएगी। तो आमुखीकरण के द्वारा या एक दूसरे को फेस टू फेस जो है साक्षात जो है उसमें अंतःक्रिया पाई जाती है, इंटरेक्शन पाया जाता है। मतलब प्रमोटिव इंटरेक्शन, यानी इंटरेक्शन भी ये वाला नहीं होना है कि तू दही बड़ा खाया कोई नहीं खाया, थारे चूड़ो कठे में लेके आई, ये बड़ी तो बढ़िया मुंडी है, अनुपल से ले आई, ओ शूट ओ बढ़िया ले आई, ए बात को नहीं करनी है। ऐसा इंटरेक्शन करना है जो लर्निंग की दिशा में प्रमोट करे, लर्निंग की ऑब्जेक्टिव की तरफ चले ना, ये वाला हमें इंटरेक्शन करवाना है। तो प्रमोटिव इंटरेक्शन करवाना है। और ये कब होगा, ये तभी होगा व्हेन मेंबर्स शेयर रिसोर्सेज एंड हेल्प। सभी मेंबर्स के पास जो भी जानकारी है, जो रिसोर्सेज की पता है, सब आपस शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें, इनकरेज करें, मोटिवेट करें, एक दूसरे को प्रेज करें, हर एक दूसरे की लर्निंग की दिशा में जो एफर्ट्स बढ़े हैं, इस प्रकार से ग्रुप एक्टिविटी के रूप में काम किया जाएगा। प्रोमोटिव इंटरेक्शन इंक्लूड्स एक्टिविटीज, इसमें ऐसे कार्य होंगे, इंटरपर्सनल डायनेमिक्स, क्या कहते हैं हिंदी में इसको, अंतरव्यक्तिक सामूहिक कार्य किए जाएंगे, एक दूसरे के विचारों को समझा जाएगा। ग्रुप एक्टिविटी का नाम डायनेमिक्स हो गया है। और दैट कैन ओनली, और तभी होना संभव है व्हेन स्टूडेंट्स प्रमोट ईच अदर्स लर्निंग, जब बच्चे एक दूसरे की लर्निंग क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, प्रेज करेंगे। जैसे आइए उदाहरण के लिए, ओरली एक्सप्लेनिंग हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या तो सभी मौखिक रूप से इस बात की व्याख्या करें कि समस्या समाधान कैसे किया जाए, या जो कॉन्सेप्ट दिया है पढ़ने समझने के लिए उस पर परिचर्चा की जाए, या टीचिंग वंस नॉलेज, मैं जो कुछ जानता हूं मैं मेरे बाकी साथियों के साथ उसको टीच करूं, पढ़ाऊं। ये सब एक्टिविटीज हैं जो फेस टू फेस इंटरेक्शन नाम पे की जा सकती हैं। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, या तो आप ओरली समझा दीजिए जो कुछ आपको पता है, या बाद में आप डिस्कशन कर लीजिए किसी टॉपिक पे, या मुझे कुछ आता है तो आई कैन टीच अदर टीममेट्स। तो ये एक्टिविटीज क्या करती हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन को प्रमोट करती हैं। अगली है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स हिंदी में कहते हैं सामाजिक कौशल, जिसमें आती हैं आपकी कम्युनिकेशन की बढ़िया इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन वाली चीजें, टाइम मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, एडजस्टमेंट। ये सारी चीजों को हम इकट्ठे में वन वर्ड में क्या बोल देते हैं, सोशल स्किल्स बोलते हैं। लीडरशिप क्वालिटी, ट्रस्ट बिल्डिंग क्वालिटी, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सब तरह की चीजें। जैसे आप यहां तो जैसे नाम पाओगे कहीं लिखे हुए, ये वाले लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजों को हम मिलाकर एकल वर्ड में क्या बोलते हैं, सोशल स्किल्स बोलते हैं। सोशल स्किल्स एक वाइड अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ये 4-5 तरह की चीजें पाई जाती हैं। नेतृत्व करने का गुण, डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने वाले काम, ट्रस्ट बिल्डिंग, भरोसा कायम करने वाले विचार, कम्युनिकेशन, संप्रेषण क्षमताएं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, द्वंद्व या जो संघर्ष आपस में विचारों में कोई मनमुटाव है उसको दूर किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। ये सभी चीजें सोशल स्किल्स कहलाती हैं। तो ये भी कोऑपरेटिव लर्निंग के द्वारा प्रमोट करने पे बल दिया जाता है। तो इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में जो स्टूडेंट्स होंगे वो रिक्वायर्ड, हम चाहते हैं कि वो एकेडमिक विषय वस्तु तो सीखें, वो तो उनका मूल काम है, वो तो टास्क के नाम पे दिया गया है कि आपको टास्क में क्या करना है, जो टॉपिक पढ़ने को दिया है सीखने को वो तो करना ही करना है। ऑल्सो इसके अलावा एक्स्ट्रा में क्या करना है, टू लर्न इंटरपर्सनल, परस्पर आपसी संबंधों को इंप्रूव भी करना है। स्मॉल ग्रुप की जो स्किल्स एक्टिविटी होती हैं वो करवाई जाएंगी।
ये उनका टीम वर्क है। अब इस ग्रुप के मेंबर जो टीम वर्क में काम करेंगे, टास्क वर्क करेंगे, उस दौरान इनमें सोशल स्किल्स का डेवलपमेंट भी एडिशनल करवाया जाता है, जिसमें सारी चीजें आती हैं। लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करवाया जाए, डिसीजन मेकिंग की क्षमता ले पाई जाए, संघर्ष या आपसी मनमुटावों को दूर करवाया जाए, ऐसी बातें पाई जाती हैं। तो ये सामान्य सी जानकारी है। तो एकेडमिक स्किल्स के साथ साथ सोशल स्किल्स का भी इसमें एडिशनल डेवलपमेंट का लक्ष्य रखा जाता है। इसके अलावा ग्रुप प्रोसेसिंग, हिंदी में कहेंगे इसको समूह प्रक्रियाकरण। प्रोसेसिंग माने प्रक्रियाकरण। तो पूरा ग्रुप जो है वो लर्निंग की उस प्रोसेस में लगा हुआ है। तो देखा है, ग्रुप प्रोसेसिंग एग्जिस्ट व्हेन ग्रुप मेंबर्स डिस्कस। पूरा जो ग्रुप के मेंबर है वो एक दूसरे से विचारों पे या टॉपिक डिस्कस करेंगे। और क्या डिस्कस करेंगे कि भाई हम, यानी ये लास्ट काम है कि भाई हमने लर्निंग कर ली, हमने पूरी ग्रुप एक्टिविटी कर ली, तो अब ये निष्कर्ष ये सोचा जाए कि हमने क्या क्या कमियां कर रही और हमारे पूरे टीम वर्क में क्या अच्छाई रही, क्या सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी सही निभाई कि नहीं निभाई। जैसे यो मान लो एक टीम ने मैच खेल लिया और मैच खेलने के खत्म होने के पश्चात टीम ड्रेसिंग रूम में क्या करती है, उस मैच के खत्म होने के बाद उस पर डिस्कशन करती है, पोस्ट मैच डिस्कशन विद इन द टीम मेंबर्स, नॉट विद मीडिया। टीम के मेंबर्स 11 खिलाड़ी आपस में ड्रेसिंग रूम में बैठकर और यह परिचर्चा कर रहे हैं कि आज हम मैच अगर हारे तो भाई हमने कहां कहां गलतियां करी। वो नहीं इसकी गलती थी, वो गलती थी, ये ऐसे नहीं करनी है, वो हमने ही कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, या हम सफल रहे तो हमने क्या अच्छा किया, इसमें भी और कुछ सुधार हो सकता है। इस प्रकार की आखिर में वही वाली बात, मूल्यांकन एक तरह का गुण दोष परखने हैं, खुद को ही परखने हैं। तो हमारे पूरे टीम ने जो ग्रुप एक्टिविटी बच्चों ने करी है वो सारा का सारा ग्रुप मेंबर आखिर में ये प्रोसेसिंग करे, यानी एनालिसिस करे। यहां पे अब जॉनसन जॉनसन ने वर्ड यही यूज किया हुआ है, बाकी बेसिकली यूं देखा जाए तो ये किस्म से कौन सा काम है, एनालिसिस ऑफ द ग्रुप टास्क। पूरे ग्रुप को जो टास्क दिया गया था उसको उन्होंने जो परफॉर्म किया है, उस उनकी पूरी परफॉर्मेंस का वो आपस में क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे। और ये टीचर नहीं करेगा, बच्चे खुद ही करेंगे, खुद ही ने ही बात सीखनी है कि हमारे में क्या कमियां क्या बढ़िया रहा। लिखा है ग्रुप प्रोसेसिंग एग्जिस्ट व्हेन ग्रुप मेंबर्स क्या करने चाहिए, डिस्कशन करने चाहिए। किस बिंदु पर है कि हाउ वेल दे आर अचीविंग देयर गोल, कितने बढ़िया तरीके से वो गोल अचीव कर पा रहे हैं। और मेंटेनिंग इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप, क्या हम इफेक्टिवली रिलेशनशिप आपस में कार्य दिशा में मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ग्रुप्स नीड टू डिस्क्राइब व्हाट मेंबर्स एक्शंस आर हेल्पफुल, ये भी डिस्क्राइब करेंगे परिचर्चा में कि भाई हमारे एक्शंस हैं वो लर्निंग के लिए हेल्पफुल हैं अथवा अनहेल्पफुल है, सहयोगी हैं या बाधित कर रहे हैं। डिसीजन जो हैं वो हम सही दिशा में ले रहे हैं, क्या ये हमारे व्यवहार में बदलाव ला रहे हैं, लर्निंग करवा रहे हैं या लर्निंग नहीं करवा रहे हैं। तो हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं क्या, टीम मेंबर सही सही काम कर रहे हैं क्या, हमारी एक्टिविटीज हमारी लर्निंग में हेल्पफुल हैं अथवा अनहेल्पफुल हैं। इस प्रकार की गुण दोषों को परखना ही क्या कहलाएगा, ग्रुप प्रोसेसिंग कहलाएगा। अतः देखिए सही तौर पर तो नंबर 5 पे आएगा, पर हमने जो शॉर्ट फॉर्म बनाई होती है उसमें हम इसको नंबर 3 पे रख लेते हैं याद करने के लिए, PIG। तो हमने इसको नंबर 3 पे डाल दिया, वो याद करने की ट्रिक में डाल दिया है। सही तौर पे ये मूल्यांकन हमेशा कब होगा, अंत में ही होगा। अतः इसका कायदे से नंबर 5 पे नाम सही जगह रखा हुआ है। तो ये है हमारे 5 एलिमेंट्स की जानकारी जो इस लर्निंग कोऑप की बेसिक एलिमेंट बताई गई हैं द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन के।
हाँ जी, देखो अगर आप ऐसे गूगल पे सर्च मारेंगे पिग्स फेस कॉर्पोरेट लर्निंग के नाम से, तो आपको जैसे इसमें कई तरह की ये चीजें दिखाई जाएंगी। जैसे हम इसको देखते हैं, एक इमेज है, इसमें ये जैसे उन्होंने पिग का बना दिया इमेज और यहां लिख दिया पिग्स और ये फेस, तो ये वही फुल फॉर्म है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। I4 लिखा है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, G फॉर ग्रुप प्रोसेसिंग, S फॉर सोशल स्किल्स, और ये फेस टू फेस इंटरेक्शन लिख दिया है, और फिर यहां बना दिया मिरर, यानी ये अपना ही फेस देख ले इस हिसाब से। तो ये तो एक विचार को ऐसे उन्होंने इमेज के मोड में दिखा दिया। रियल में कोई ऐसे पिक के ऐसे फेस फेस नहीं होते हैं, ये तो सिंपली इस नाम की स्पेलिंग से मिलता है, तो इन्होंने ऐसे डायग्राम से बात को बता दिया रहा। यहां शायद विजिबिलिटी नहीं है ना इसकी, ये नजर नहीं आ रहा होगा ये। मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा है, अगर ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहाँ लिखा है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस पी से मतलब है इसमें क्या क्या काम करने होते हैं, रिलेशनशिप बच्चों में बनाई जाएंगी। कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, हर बच्चा ग्रुप के लिए क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, यानी औरों के लिए काम कर रहा है। फिर यहाँ है इंडिविजुअल, यहाँ इतना ही लिखा है ओनली, ऐसे पूरा नाम होना चाहिए था इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, यहाँ ग्रुप लिखा हुआ नहीं है। इसका मीनिंग है हर बच्चे की व्यक्तिगत पार्टिसिपेशन रहेगी, परफॉर्मेंस डिपेंडेंट ऑन ऑल ग्रुप मेंबर है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो ग्रुप के बाकी मेंबर्स के साथ निर्भर रहेगी म्यूचुअली। ग्रुप प्रोसेसिंग में गोल स्पष्ट होने चाहिए, इस बात को हम अचीव किए कि नहीं किए, प्रोसेसिंग इवेंट्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाई क्या। सोशल स्किल्स में पाए जाए कम्युनिकेशन, प्रेजिंग, क्लैरिफिकेशन, और भी नाम लीडरशिप वगैरह वगैरह यहाँ सारे लिखे हुए नहीं है। और प्रमोटिव इंटरेक्शन में लिखा है इनकरेज किया जाए एक दूसरे को और फैसिलिटेट किया जाए कम्युनिकेशन वाली चीजों को। तो ये तो सिंपली एक्स्ट्रा जानकारी थी, मैंने आप यही पिग फेस के नाम को दिखाने के लिए ये सारी बात मैं आपको यहाँ इमेज में दिखाया हूं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। 5 एलिमेंट्स के बाद में नेक्स्ट चीज क्या है, एक नोट लिखा हुआ है, ये टीचर के लिहाज से लिखा है कि टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट्स अचीवमेंट टू इंप्रूव कंसिडरेबली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मस्ट बी प्रेजेंट। टीचर हमेशा ये बात ध्यान रखे कि जब भी कॉर्पोरेट लर्निंग की काम को करवाया जाए तो बच्चों में 2 प्रकार की अचीवमेंट तो कन्फर्म आनी चाहिए। लिखा है इन ऑर्डर फॉर स्टूडेंट अचीवमेंट टू इंप्रूव कंसिडरेबली 2 कैरेक्टर, 2 विशेषताएं जो हैं वो तो हर समय हमारे कॉर्पोरेट लर्निंग की एक्टिविटीज में पाई जानी चाहिए। अगर ये 2 नहीं पाई जाएंगी तो फिर ये विशेष अवधारणा लर्निंग को पहले वाली है वो फिर फ्लॉप हो जाएगी, फिर जो बाकी जो ग्रुप एक्टिविटी वाली जैसी बात होकर रह जाती है। तो क्या 2 बात अवश्य होनी चाहिए व्हेन डिजाइनिंग कॉर्पोरेट लर्निंग, जब भी आप कॉपैल के कोई टास्क डिजाइन करें, ये किसको दिया गया सुझाव, टीचर को। तो व्हेन डिजाइनिंग कॉर्पोरेट लर्निंग टास्क एंड रिवार्ड स्ट्रक्चर्स, जब भी आप कोई रिवार्ड के लिए भी कोई बात सोचें तो ये सबसे पहली बात है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइड। हर एक बच्चे की व्यक्तिगत जिम्मेदारी जरूर तय करें। अगर आप ये जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो फिर वही स्थिति बनेगी, 2-4 बच्चे एक्टिवली काम करेंगे और बाकी पैसिव हो जाएंगे। तो ये लर्निंग कोऑपरेटिव के लिए सबसे पहली अनिवार्य शर्त है कि टीचर जो भी ग्रुप एक्टिविटी का टास्क सौंपे उस टास्क में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी या रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सिनोनिमस वर्ड है, वो हमेशा क्या की जानी चाहिए,
तय की जानी चाहिए, आइडेंटिफाई होनी ही होनी चाहिए। इंडिविजुअल जो मस्ट नो, हर बच्चे को पता होना चाहिए, एग्जैक्टली क्लियरली पता होना चाहिए व्हाट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर, कि भाई उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, एंड दैट दे आर अकाउंटेबल, उनको हर एक को यह एहसास हो कि हम जिम्मेदार हैं टू द ग्रुप इन ऑर्डर टू रीच गोल, पूरी टीम का जो गोल पाने के लिए मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा ये ड्यूटी है। अगला है, और दूसरी क्या विशेषता हर बार होनी चाहिए, ये पूरी बात इसकी व्याख्या है। दूसरी क्या बात होनी चाहिए, ऑल ग्रुप मेंबर्स मस्ट बी इन्वॉल्व, पूरे ग्रुप के मेंबर सारे के सारे काम में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आधे का इन्वॉल्वमेंट हो, हर बच्चे की हर समय इन्वॉल्वमेंट पाई जानी चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, इन ऑर्डर टू द ग्रुप टू कंप्लीट द टास्क, ग्रुप अपना टास्क कंप्लीट करे, उसमें ग्रुप के हर मेंबर का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए। इन ऑर्डर फॉर दिस, इस काम के लिए, ईच मेंबर मस्ट हैव ए टास्क, हर बच्चे के पास एक काम सौंपा जाए, दैट दे आर रेस्पॉन्सिबल, जिस काम के लिए वो जिम्मेदार होंगे, यानी हर एक को काम भी सौंपो और उस काम की जिम्मेदारी भी सौंपो। फॉर विच कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाई एनी अदर ग्रुप मेंबर, और ये ऐसा काम सौंपो जो दूसरा कोई मेंबर नहीं करेगा। आपका काम आपको करना है और वो काम पूरी टीम के लिए हो रहा होगा। इस प्रकार का जो है हर एक बच्चे को क्या मिलना चाहिए, व्यक्तिगत टास्क और व्यक्तिगत अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये इनवो दो विशेषताएं अनिवार्य तौर पे ग्रुप टास्क में आपको अध्यापक को कहा गया है इन्वॉल्व रखनी है, अदरवाइज कोऑपरेटिव लर्निंग का फिर मामला फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट, टेक्निक्स। ग्रुप टास्क के नाम पे कैसी कैसी एक्टिविटी करवाई जा सकती हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग जो हमारा टॉपिक है, इस कोऑपरेटिव लर्निंग के टॉपिक में अगर मैं एक टीचर क्लास में इस तरीके से टीचिंग करवाना चाहता हूं, तो मैंने ग्रुप बना दिया बच्चों को, अब उनको टास्क सब सौंपा जाएगा, तो कैसे कैसे टास्क हम दे सकते हैं, कुछ आपको सुझाव दिए गए नमूने के लिए। और ये लिस्ट जो है ये किसकी बताई हुई है, मिस्टर कैगन की, उसको हम यहां नोट कर दिए हैं। तो कैगन महोदय हुए हैं, तो मिस्टर कैगन लिस्ट्स वेल नोन स्ट्रक्चर्स, उन्होंने कुछ बहुत ही वेल नोन हमारे को क्या बताई हैं, स्ट्रक्चर्स, मानिए ऐसी ग्रुप एक्टिविटी बताई है जिसमें कि हम बच्चों पे काम करवा सकते हैं। जैसे कि जिग्सो, तो क्या होता है जिग्सो, व्हाट इज जिग्सो, जिग्सो नहीं जानते, चलो जिग्सो की इमेज दिखा देते हैं, इसके बता जिग्सो क्या होना चाहिए। तो जिग्सो क्या होता है, आपने ऐसे कुछ कार्डबोर्ड देखे होंगे, जैसे मान लो कोई कुत्ता है या कोई मान लो इंडिया का नक्शा है, कोई भी ऐसी चीज है, उसको ऐसे आप अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और बाद में उसको वापस आप क्या करना है, सिस्टमैटिक सही जगह पे जोड़ना रहता है, उसे जिग्सो कहा जाता है। काम नहीं कर रहा नेटवर्क, देखो, तो जिग्सो का मीनिंग होता है, आपको जैसे मैंने कहा कोई इमेज है, उसको आप ऐसे अलग अलग तोड़ के और फेंक देते हैं और वापस इसको सिस्टमेटिक करना है। अब हमारे यहाँ पे जिग्सो का मतलब ये डिपेंड करता है बच्चों के हिसाब से। बड़े बच्चों की एक्टिविटी में कोई खास काम नहीं आती जिग्सो। अब आपको कोई काम दें ऐसे इस चीज को जोड़ो, तो इसे नॉट ए बिग थिंग। तो ये छोटे कक्षा के बच्चे हैं, उन पे अगर हम ये लर्निंग अप्रोच काम में लेते हैं, तो उन्हें आप ऐसे कोई भी इमेज को अलग अलग उसमें वो चीजें फिर जुड़ पाती हैं सिस्टमेटिकली, और वैसे वो अलग अलग बिखेरी जा सकते हो। जिग्सो कहते हैं, आप अपने मोबाइल में ट्रेस कर लेना, मेरा ये अभी नेट काम नहीं कर रहा इसमें, तो इमेज नहीं आ पा रही है,
आप अपने डाले मोबाइल में आपको जिग्सो के ऐसी इमेज दिख जाएंगी तरह तरह की, उसे आप अनुमान लगा लेंगे हाँ ऐसी जिग्सो चीजें होती है। तो जिग्सो तरह की एक्टिविटी करवाई जा सकती है। ये सब ग्रुप टास्क की एक्टिविटी हैं। या स्टूडेंट टीम्स अचीवमेंट डिविजन्स, बच्चों के क्या कर देंगे, इसको स्टैड, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है स्टैड, STAD, इसको शॉर्ट में स्टैड के नाम से जानते हैं। ये भी एक्रोनिम हो गया है, STAD मिला के ऐसे स्टैड पढ़ देंगे। स्टैड का मीनिंग क्या हो गया है, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिविजन्स। स्टूडेंट्स को टीम में बांटा जाएगा और वो ऐसे ग्रुप बन गए हैं, डिवीजन हो गए, उनके अलग अलग 4-5 टीम क्लासें बन गई हैं और हर ग्रुप क्या करेगा, आप उसे एक अचीवमेंट टास्क देंगे भी आपको ये मिलके काम करना है, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन बना दिया अलग अलग। थिंक पेयर शेयर, जैसे पेयर शेयर की राइम मिलती है इसमें, थिंक पेयर शेयर। इसमें नाम से स्पष्ट है, पेयर हैं, दो दो बच्चों के क्या होंगे, ग्रुप होंगे। उन्हें कोई ना कोई एक विचार यानी कोई ना कोई समस्या दी जाएगी, इसमें बच्चे सोचेंगे और सोच के, दो बच्चे हैं तो दोनों मिलकर सोचेंगे और बाकी फिर जो क्लास के अन्य पेयर होंगे उनके उस बात को शेयर किया जाएगा। जैसे मान लो ये 2 बच्चे हैं, AB, इनका एक पेयर बना दिया, CD इनका कोई पेयर बना दिया, EF इनका कोई पेयर बना दिया। अब ये पेयर को हमने क्या दे दिया, सोचने के लिए कोई टॉपिक दे दिया, ऐसा टॉपिक जो फिर विचार किया जा सके, मतभिन्नता हो, थोड़ा विवादास्पद तरह की जानकारी हो, डिबेट हो सके। इन्होंने विचार कर लिया, अब ये इन बाकी जो पेयर हैं इनके साथ अपने विचारों को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। फिर ये वाले को एक हमने टास्क सौंपा गया है, ये अपना विचारों को पेयर में सोचेंगे, इन्हें क्या कर देंगे, शेयर कर दिया जाएगा। थिंक इन पेयर एंड देन शेयर विद अदर टीम मेंबर्स, ये अदर पेयर्स ऑफ द क्लासरूम। ऐसे ही है नंबर्ड हेड्स टुगेदर, बच्चों को ऐसे, चलो 4-5 बच्चे हैं ऐसे ग्रुप में, तो इनके ऐसे नंबरिंग कर दी 1 2 3, और फिर ये 5 जने ऐसे मिलके एक ऐसे सारे एक जगह ऐसे इकट्ठे होंगे, इसका मुंडी सारे ऐसे एकत्र होंगे, ऐसे आप नंबरिंग कर रखी है और मिलके ऐसे एकजुट होके और क्या करेंगे, विचार मनन किया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा क्लोज चीजों को, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपस में ऐसे क्या होगी, निकट आएगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा क्रिकेट वगैरह में, जब कोई टीम मैदान में उतर रही होती है, उतरने से पहले वो सारे के सारे ऐसे ग्रुप में इकट्ठे होते हैं। इस भांति प्रारंभ में बच्चों के ऐसे नंबर्ड 1 2 3 दे देते हैं और वो ऐसे क्या करते हैं, हेड्स को टुगेदर लेके और विचार मंथन आते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली टीम स्पिरिट पैदा होती है। खिलाड़ी मैदान में अपना जैसे आप मैच, वही बड़ी बात समझे कि कोई भी टीम है वो जब मैदान में खेलेगी, हर बंदा अपना अपना ही खेलेगा, लेकिन जब वो जैसे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या मैदान में आते हैं, उस समय क्या करते हैं, वो पहले एकजुट होते हैं। उससे क्या होता है, वो टीम स्पिरिट वाला फीलिंग आता है कि वी आर वर्किंग फॉर द टीम, नॉट फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए काम नहीं करूंगा वाला फीलिंग वाला मामला। एक 3 स्टेप इंटरव्यू, एक एक्टिविटी ये होती है। 3 स्टेप इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू 3 चरणों में लिया जाए। जैसे कि आपने ये कोई 2 बंदे हैं, X और Y, इसमें X, या पहले मान लो Y X का इंटरव्यू लेगा, फिर इसका रिवर्स हो जाएगा, X Y का इंटरव्यू लेगा। 2 स्टेप हो लिए। 3rd स्टेप में क्या होगा, X Y जो दोनों हैं ये किसी और के सामने पेश होंगे, किसी एक के सामने पेश होंगे, इन दोनों से क्या करेगा, बाद में ए इंटरव्यू लेगा। इस प्रकार से ये सब कुल मिला के सब ऐसी टेक्निक या तरीके सोचे जाते हैं जिनमें क्या हो, ग्रुप एक्टिविटी हो, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया जाए। एक राउंड रॉबिन, बता सकते हैं राउंड रॉबिन क्या होता है? क्योंकि जो स्पोर्ट्स की टूर्नामेंट वगैरह में ये नाम खूब चलता है, ये राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होगा। हर टूर्नामेंट राउंड रॉबिन नहीं होते, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। तो जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, जो नहीं होते वो कैसे होते हैं, नहीं जानते। जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, ये राउंड रॉबिन नहीं होता।
पहले हुआ था शुरू शुरू में, लेकिन अभी आजकल जो नहीं होता। पर आईपीएल का जो मुकाबला है वो राउंड रॉबिन होता है। अब बताओ, मैंने इशारा किया, कोई समझ पाया हो तो? आईपीएल का टूर्नामेंट राउंड रॉबिन है। राउंड में होता है जितनी टीम होंगी हर टीम अन्य टीम के साथ मैच खेलेगी। वैसे वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड कप में आपने ग्रुप ए ग्रुप बी बना दिया। देखो जब से वर्ल्ड कप में क्या होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी बना दिया आपने। मान ले ग्रुप ए में इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है, बांग्लादेश है। ग्रुप बी में साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, एक कोई टीम मान लो तो श्रीलंका है। मान लो से 8 टीमें वर्ल्ड कप में खेल रही हैं और 4-4 के आपने ग्रुप बना दिए। अब जब ये राउंड मैचेस चलेंगे तब यही टीमें आपस में खेलेंगी। इंडिया का कोई मुकाबला इन टीमों से नहीं होगा। इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा, ऑस्ट्रेलिया से होगा, बांग्लादेश से होगा, ऐसे इनके आपस में मुकाबले होंगे। यह है आपका ग्रुप टूर्नामेंट, ग्रुप सिस्टम में चलेगा। इस ग्रुप में से जो टीम बाहर हो जाएगी उसको एक वहीं से मान लो टूर्नामेंट से बाहर हो गई तो उस टीम को इनसे कभी खेलने का मौका नहीं मिला इस टूर्नामेंट में, तो वैसे आपस में लड़के बाहर हो चुकी। इनका मुकाबला बाई चांस तभी होगा जब ये भी मान लो अगले राउंड में पहुंच जाएं और ये नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएं, तब इनके बीच मुकाबले होंगे। फर्स्ट राउंड में ये आपस में मुकाबले में कभी आमने सामने नहीं आती। इस ग्रुप की आती है। तो ये ऐसा सिस्टम राउंड रॉबिन नहीं कहलाता है। अब यही राउंड रॉबिन कब होता, जैसे मान लो 8 टीमें होती, इंडिया है, पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया है और बांग्लादेश है और साउथ अफ्रीका है और ये जो भी इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है, श्रीलंका है। अब ये 8 टीमें हैं और ये मान लो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होना होता है। तो इंडिया का मुकाबला इन 7 टीमों के साथ होगा। एक मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी, इंडिया पाकिस्तान का होगा, एक मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी होगा, एक मैच इंडिया और बांग्लादेश का भी होगा, इंडिया और श्रीलंका का भी होगा, इंडिया अफ्रीका का, सबके साथ होगा। हर टीम अन्य विपक्षी जो टीम के अन्य टीम हैं हर एक के साथ खेलेगी। उनमें से बाद में सर्वाधिक जिसने मैच जीत लिए होते हैं ऐसे ऊपर से टॉप 3 टॉप 4 टीमें छांट ली जाती हैं, जैसे कि आईपीएल सिस्टम है। राउंड रॉबिन वर्ड समझ में आया? अब यहां हमारे राउंड रॉबिन क्या मीनिंग है, बच्चों के ऐसे ग्रुप बना देंगे। इस ग्रुप में क्या होगा, जैसे मान लो हमने 4 बच्चों का ऐसे ग्रुप बना दिया तो ये ए बच्चा बी के साथ भी कम्युनिकेट करेगा, ए सी के साथ भी करेगा, डी के साथ भी, सबके साथ, ऐसे बी भी सबके साथ करेगा। इतनी सी बात है। जो पेयर सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान लो अगर मान लो दूसरी बात समझना, ये हमारे जैसे लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्लासरूम में कोई चीजें काम नहीं आती। जितने भी टीचिंग की हम ये अप्रोचेज थियरी जो कुछ पढ़ते हैं ये हमेशा लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाली क्लासेज होती हैं जिनमें हार्डली मैक्सिमम से मैक्सिमम 25 बच्चे हो सकते हैं। यूजुअली तो 15 या 20 बच्चों के नंबर ही होती है। अगर थोड़ी सी अगर संख्या बढ़ाई जाए तो आप 25 से ऊपर किसी हाल में स्टूडेंट्स की संख्या नहीं होनी होती है। ये जितने भी हम यहाँ कक्षाओं में कागजी जो भी पढ़ाई पढ़ते हैं, चाहे वो आप कोई सा भी अप्रोच पढ़ लो, कोई सा मॉडल पढ़ लो, कोई सी थियरी पढ़ लो, सभी में नंबर ऑफ स्टूडेंट लिमिटेड होंगे। तो जैसे मान लो अगर हमारी मान लो 20 बच्चों की क्लास अगर है तो 20 बच्चों वाली क्लास में अगर हमने थिंक पेयर शेयर करवाया है तो हर बच्चा औरों के साथ बताओ कम्युनिकेट करेगा नहीं करेगा? बोलो, नहीं करेगा। ए बी के साथ ही करेगा, बी ए के साथ ही करेगा। इनको कोई भी सी डी के साथ या ई एफ के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। परंतु यदि राउंड रॉबिन होगा तो एक ही बात बी से भी होगी, एक ही बात सी से भी होगी, एक ही बात डी से भी होगी, एक ही बात ई से भी होगी, एक ही बात एफ से भी होगी। इतनी सी बात है। और सभी तरह की एक्टिविटी क्लास में करवाओगे। आज सपोज आप थिंक पेयर शेयर करवा लो, कल आप जो है वो ये जिग्सो करवा लो, नेक्स्ट आप स्टैड करवा लो, अगले दिन आप जो है ये राउंड रॉबिन करवा लो, अगले दिन 3 स्टेप करवा लो। आपके पास मल्टीपल तरह की चीजें हैं, अतः आप इस लर्निंग के द्वारा अलग अलग दिन अलग अलग एक्टिविटी करवा सकते हो। इनसाइड आउटसाइड सर्कल, ये क्या होता है? ग्रुप के ऐसे दो ग्रुप बनाए जाएंगे, ए बी सी डी मान लो ये ग्रुप हो गया 4 बच्चों का। इसका ये तो हो गया इनसाइड सर्कल।
एक आउटसाइड सर्कल और बनाया जाएगा, इसमें ई एफ और ऐसे मान लो जी एच ये कुछ बच्चे होंगे। तो एक बार तो ये ए बी इनके साथ में कम्युनिकेशन रहेगा आपस में, फिर इनका कम्युनिकेशन, ये तो हो गया इनसाइड सर्कल में कम्युनिकेशन, फिर ये कहां रहेगा, आउटसाइड सर्कल में भी रहेगा। इस प्रकार से इनसाइड आउटसाइड सर्कल के नाम नंबरिंग करके इनमें कर लेते हैं। राउंड टेबल ये सबसे आसान है, एक गोल टेबल पर लगा दे और बच्चों को बैठा दिया जाता है, उन्हें कुछ टॉपिक सौंप देते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। इसी तरह की चीज को अपन ने कंस्ट्रक्टिविज्म में किस नाम से पढ़ा था, हार्कनेस टेबल के नाम से पढ़ा था, कि ऐसी टेबल सबसे पहले हार्कनेस नाम के बंदे ने डोनेट किया था, पैसे उससे बनी थी। तो हमने इसको इन लर्निंग के चैप्टर में जब आया था कंस्ट्रक्टिविज्म, तो वहां हार्कनेस टेबल के नाम से बोले थे, वो यहाँ पे चैप्टर में राउंड टेबल इसकी शेप के कोई नाम करा हुआ है। तो ऐसे हम एक्टिविटी क्लास में करवाई जा सकती हैं। तो ये है लर्निंग कोऑपरेटिव में काम आने वाली टेक्निक्स जो कि कैगर ने सजेस्ट की थी, उनके नाम देख लिए। फिर इस लास्ट बिंदु है, लास्ट में दो बातें हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग के क्या तो एडवांटेज हैं और क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। तो इसके फायदे जो भी आपने इससे पहले पढ़े हैं कि इसमें बच्चों में कोऑपरेशन की फीलिंग, एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरे को जांचने समझने की, जो मनमुटाव होते हैं, जो पहले से कुछ पूर्वाग्रह होते हैं दिमाग में, कुछ प्रेजुडिसेस पाए जाते हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। तो लिखा था इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स से क्या होता है, ये हायर लर्निंग को क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है, तो लर्निंग बेहतर बनती है, सामान्य बात है। द स्टूडेंट्स गेट एक्साइटेड, बच्चे लर्निंग के लिए क्या होते हैं, एक्साइटेड, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है, ये थोड़ी क्लास बोरिंग नहीं होती है, थोड़ी इंटरेस्टिंग क्लास रहती है। नॉलेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टूडेंट, बच्चे ही बच्चे से नॉलेज गेन करते हैं बजाय टीचर से गेन करने के। तो कैसा अप्रोच हुआ, ये लर्नर सेंटर्ड होता है, बच्चे ही आपस में लर्निंग का सोर्स होते हैं। इससे पॉजिटिव बच्चों में क्या पनपता है, एटीट्यूड, जैसे कि कोऑपरेशन की भावना, टॉलरेंस, सहनशीलता, सहिष्णुता, एक दूसरे को जानने समझने के मौके मिलते हैं। तो इसके ये कुछ फायदे हैं। अगला है ट्रेन स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस, बच्चों को अवसर मिलते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के, यानी आत्म अभिव्यक्ति करने के मौके मिलेंगे, सेल्फ एक्सप्रेशन करने के अवसर मिलेंगे इनमें। और जॉनसन ने यह लिखा है कि इससे क्या क्या फायदे होते हैं, तो उन्होंने इसके फायदे बताए हैं यहां से कि एक तो इसमें क्या फायदे होंगे, रीजन बेटर, बच्चे ज्यादा बढ़िया तरीके से सोच सकते हैं, सोचने वाला काम अच्छा होता है। गेन हायर सेल्फ एस्टीम, बच्चों में ज्यादा आत्म जो है गौरव का भाव बढ़ता है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। लाइक क्लासमेट्स, क्लास के बाकी सदस्यों के प्रति भी पसंद की विचार बढ़ते हैं। लर्निंग टास्क जो हैं वो ज्यादा उनको इंप्रूव करते हैं और हैव मोर सोशल सपोर्ट गेन करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये सब प्रैक्टिकल सी बातें हैं, इनको कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, बस नाम पढ़ लिया बात समझ में आ जाती है, सामान्य ज्ञान की बात है। तो याद रखने वाली बात पूरे टॉपिक में क्या है, पिग्स फेस की फुल फॉर्म आनी चाहिए, और जॉनसन इसके प्रोपाउंडर हैं। बाकी सब एक बार पढ़ने के बाद सारी बेसिक बातें ध्यान रह जाती हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज है कि भाई एक तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, निसंदेह है बच्चों को आप टास्क सौंपेंगे, हर दिन एक्टिविटी चलवाई जाएंगी, तो वो टाइम इसमें बड़ा जाया होता है, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और खास जो नए टीचर होते हैं वो टीचर से हैंडल करना नहीं जानते हैं। आपको ये अगर हैंडलिंग करना नहीं आती है तो फिर बच्चे पता नहीं ग्रुप में एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, जो उद्देश्य आप प्राप्त करवाना चाहते हैं वो हो या नहीं हो। इट रिक्वायर्स एडिक्वेट फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन तरह तरह के चाहिए होते हैं। तो इसमें अधिक से अधिक क्लासरूम में, अगर आपके पास स्कूल में क्लासरूम में अगर जो टीचिंग की जो एड्स हैं, सहायक सामग्री है, मटेरियल वाला है, अगर वो जहां संसाधन कम होंगे तो वहां ये कोई काम नहीं आते। इनमें बहुत तरह के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है एक्टिविटी के टास्क के नाम पे। और इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन, कई बार क्लास में बच्चे जो है वो जो सिखाना चाहते हैं वो तो बातें रह जाती हैं और वो पूरा का पूरा मामला है वो मछली मार्केट बन के हो जाता है खत्म।
ऐसे कंफ्यूजन जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है, तो ये नेगेटिविटी इसके अंदर बताई गई है। तो ये है हमारा टॉपिक कोऑपरेटिव लर्निंग। हाँ जी, अब हमारी अगली जो अंतिम यूनिट है वो प्रारंभ करते हैं, जो कि आईसीटी के नाम से है। तो आईसीटी वाले इस बिंदु में, जो टॉपिक में हमारे यूनिट में सिलेबस में क्या क्या बिंदु दिए हुए हैं, पहले तो आप उसका जो होल या ओवरव्यू सिस्टम है उसकी बात करें। आईसीटी के नाम पे हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, बताओ। बस सिलेबस को देखें और बताइए क्या क्या चीजें आपके सिलेबस में दी हुई हैं। पहली बात तो क्या लिखी है सिलेबस में? द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब क्या होता है, ये तो पहला बिंदु यही है। तो पहला तो आपके सिलेबस में टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी। दूसरी बात क्या है? सेकंड क्या चीज है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर थर्ड वन सिस्टम अप्रोच। फिर चौथा CAI और फिर पांचवा CAL। यही सिलेबस है। पुराने सिलेबस में लास्ट में एक बिंदु और जुड़ा हुआ था, वो था फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग आईसीटी इन लर्निंग। अब वो नाम उड़ा दिया गया है, कोई खास मतलब उसका था भी नहीं पहले, तो वो था या नहीं था उसका कोई फर्क नहीं था। जब था तब भी उससे कोई सवाल नहीं बनते थे खास, कभी सवाल उससे एग्जाम में आए भी नहीं पीछे। अब उसको सिलेबस में रिमूव ही कर दिया गया है, तो कोई खास बात नहीं है। मैंने यही बातें हैं इसमें जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं। तो सबसे पहला तो जो लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी, ये क्या है? या पहले मैं ये बताऊं ये क्या है, इसको समझने से पहले थोड़ी सी हम बातें कुछ अन्यत्र करते हैं। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जवाब देंगे नहीं। और जवाब क्यों नहीं देंगे, इसके पीछे क्या कारण है कि वह सवाल ही ऐसा पूछूंगा कि आपको अपने पर शर्मशी आएगी। हाँ, कुछ बेशर्म है उनको नहीं आएगी। जैसे कि मेरा सवाल है, आप सब लोग बीएड किए हैं? तो आप ये बताइए, आपके बीएड में कंपलसरी पेपर्स कितने होते थे? हालांकि अभी जिन लोगों ने 2 साल के बीएड करे हैं तो मुझे अनुमान नहीं है, मैं जब पहले 1 ईयर की बीएड होती थी उस अकॉर्डिंग सवाल पूछ रहा हूं। हालांकि वो 1 ईयर वाले बीएड वाले पेपर उन्होंने तोड़ के 2 जगह बांट दिया है, तो संख्या बढ़ गई होगी, परंतु मैटर वही है। तो बीएड में कंपलसरी पेपर्स कितने हैं? मैं ऑप्शनल पेपर्स की बात नहीं कर रहा हूं कि आपने किसी ने मान लो कोई सिविक्स सुना हो, किसी ने हिंदी सुना हो, हिस्ट्री सुना हो, वो मेरा बिंदु नहीं है। कंपलसरी पेपर्स कितने होते थे वो बताओ आप। जो भी 6 होते थे नाम बताने पड़ेंगे, वो संख्या चाहे जो भी थी वॉटेवर। किसने 6 बताए तो आप 6 के नाम बताओ। 6 में कंपलसरी पेपर्स के नाम। उसमें जो कंप्यूटर का पेपर होता था
ए बोलता था पर्यावरण का, वो हटा दो। अब कंप्यूटर वाले में और पर्यावरण वाले में कोई एजुकेशन का मैटर तो हुआ नहीं, वो तो थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जोड़ दिया गया आजकल। एजुकेशन संबंधी आपके 4 पेपर्स होते थे, उनके नाम बताओ। मैं वो 4 पेपर्स के नाम सुनना चाहता हूं जो आपको एजुकेशन से संबंधित पेपर्स होते थे, जिनकी डिग्री, जिनके लिए आप प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाते हैं। तो बताओ क्या होता था पहला पेपर? थोड़ा जोर से क्या करें? ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, चलो ठीक है। और मैनेजमेंट का होता था, बाल्य अवस्था होती थी, मैनेजमेंट और करिकुलम दोनों साथ संग आते थे, समकालीन भारत होता था, एक आईसीटी एक्शन रिसर्च होता था, एक साइकोलॉजी वाला पेपर होता था। नहीं, वो आप इसलिए तरह तरह के नाम बोल रहे हैं क्योंकि आप अलग अलग जगह से बीएड किए हैं, यूनिवर्सिटी आपकी अलग अलग रही हैं, और अलग यूनिवर्सिटीज के करिकुलम में पेपर्स के नाम अपने हिसाब से मॉडिफाइड होते हैं, इसलिए निसंदेह कि आपके नामों में अंतर होगा एक दूसरे से। पर एक ऐसा कुछ विचार बता सकते जो कलेक्टिव है? कोई बात आपको आइडिया नहीं तो सुन लेना मैं क्या कहना चाहता हूं। आप कैसे कहीं से भी कैसे बीएड कीजिए, चाहे वो 1 ईयर का हो, चाहे वो 2 ईयर का प्रोग्राम बना दिया जाए, वो सब सरकारी बदमाशियां होती हैं। कुल मिला के पढ़ाने सिखाने के नाम पे बीएड के अंतर्गत आपको 4 तरह की जानकारी सिखाई जाना चाहते हैं वो लोग। उनमें आपका जो एक पेपर का जो जानकारी होता है, उसका पीछे पर्पस होता है आपको एजुकेशनल फिलॉसफी का ज्ञान होना चाहिए। एक में आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। एक में आपको एजुकेशनल मैनेजमेंट की समझ होनी चाहिए, और एक पेपर में आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की समझ होनी चाहिए। बस इतना ही खेल है, सब कुछ इसी में ही है। बाकी फिर आप प्रैक्टिकल करवा लो और करवा लो, और वो तो फिर विस्तार कुछ भी है। पढ़ाने के नाम पे, नॉलेज के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे वो आप में 4 प्रकार की जानकारी सिखाना पढ़ाना चाहते हैं। सबके नाम में एजुकेशन तो समय आप देख रहे हैं पहले कॉमन लगा हुआ ही है, क्योंकि आपका पूरा मामला ही एजुकेशन की डिग्री से संबंधित होता है। इसी तरह की जानकारी आप एमएड भी करेंगे तो ये चीजें विस्तार में बड़े लेवल पे, इनमें और सप्लीमेंट्री नई नई तरह की चीजें, कुछ और नई एमर्जिंग चीजें, जैसे ये पर्यावरण वगैरह वो तरह की चीजें, तो वो चीजें ऐड होती जाती हैं। पर उसका जो कोर मामला, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, जो कोर हमारा सिलेबस होता है, वो ये 4 चीजें होती है। अब मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? आप लोग ये जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 2 या ग्रेड 1 या ग्रेड 3 जिस भी तरह के एग्जाम दे रहे होते हैं कुछ भी, तो आप पाओगे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में जब जब भी आप बीएड की डिग्री के आधार पर एग्जाम देते हो अध्यापक बनने के लिए, उसमें से ये इस पेपर से जो आप पढ़ के आते हो, ये हमेशा इसके आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आप लोग मोटे तौर पे क्या बोलते हो? साइको करते फिरते हो। ठीक है, वैसे हर घर में क्या है कि साइकोलॉजिकल आदमी पाए जाते हैं। जो पति होता है वो लॉजिकल होता है, पत्नी हमेशा साइको होती है। तो साइको और लॉजिकल का कॉम्बिनेशन नाम ही ऐसा ही है, साइको प्लस लॉजिकल। तो गानों को क्या बचा है? ऐसे बताओ, भारतीय कल्चर में अगर महिला पुरुष के नाम साथ साथ बोले जाते हैं तो पहले किसका नाम बोलता है? सीताराम या राम सीता? सीताराम। राधा कृष्ण, माता पिता। तो पहला नाम किसका है?
महिला का, दूसरा नाम किसका है? पुरुष का। तो साइको और लॉजिकल, तो साइको तो कौन हुई? सीता, और राम क्या हुआ? लॉजिकल। बात ही स्पष्ट है, साइको और लॉजिकल। तो ये साइकोलॉजी वाला मामला चलता ही चलता है। हाँ जी, अगली बात देखो। तो एक तो आप पढ़ते हो ये वाला पेपर। अब आपका जो ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, उसके जीके वाले पेपर में आप जो कहते हैं हमारे मैनेजमेंट वो ये वाला गणित है, जो आप बीएड में पढ़ के आते हैं एजुकेशन मैनेजमेंट, उसी में से ही जानकारी आपके कहाँ है? वो जीके वाले पेपर में है। हालांकि जितना डिटेल में बीएड में होता है उस तरह से नहीं होके अभी थोड़ा सा आपके जो कंटेम्प्रेरी नवीन तरह की जानकारियों को अधिक इन्वॉल्व कर दिया गया है। बाकी इसका संबंध जो आपके सिलेबस में बिंदु आया कहां से, तो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो कहां से आया? वो यहां से आया। यहां से कोई भी तरह की जानकारी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अभी तक नहीं पूछी गई है, किसी भी सिलेबस में न पहले ऐड थी न अभी तक ऐड हुई है। एजुकेशन फिलॉसफी में क्या पढ़ाया जाता है कि अलग अलग जो एजुकेशन, इसमें हम कोई भी बंदा नहीं पढ़ते हैं जो साइकोलॉजी का हो। यहां पढ़ते हैं साइकोलॉजी वाले आदमियों को, यहां पढ़ते हैं मैनेजमेंट संबंधी व्यक्तियों को, यहां आप पढ़ते हैं एजुकेशनिस्ट को। जैसे गांधी के क्या विचार हैं शिक्षा के बारे में, और बिंदु के क्या विचार हैं शिक्षा के बारे में, जाकिर हुसैन के क्या विचार रहे शिक्षा के बारे में, ये तो हिंदुस्तानी व्यक्तियों के बाद, विवेकानंद के क्या विचार रहे। तो भारतीय उन विचारकों या दार्शनिकों के व्यू क्या हैं एजुकेशन के संदर्भ में, ये ज्ञान देते हैं। इसके अलावा यूरोप में या इंटरनेशनल लेवल पे जो शिक्षाविद हुए जैसे जॉन डीवी वगैरह रहे हैं या पेस्टालॉजी रहे हुए हैं, इन लोगों ने एजुकेशन के बारे में क्या ओपिनियन दिए हुए हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। और इसमें कई तरह की फिलॉसफी पाई जाती है, उनका परिचय करवाया जाता है। तो इससे अभी तक आपके जो भी चाहे ग्रेड 3 का पुराना पेपर्स रहे हो, एग्जाम रहे हो, चाहे अभी जो एग्जाम हो रहे हो, चाहे ग्रेड 2 के आप दे रहे हो, चाहे वो ग्रेड 1 के दे रहे हो, और चाहे आप चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के दे लो या सेंटर के कोई एग्जाम दे लो, उनमें अभी तक इस जगह से हमारे करिकुलम में एग्जाम से सवाल नहीं पूछे गए हैं। कुछ एक जगह इक्के दुक्के सवाल बाई चांस आ जाते हैं, तो वो कई बार कुछ सवाल ऐसे ही रैंडमली आ जाते हैं, अलग बात है, भाई रूटीन में प्रेस्क्राइब नहीं होता है। अब तो मैंने बताया ये अभी आप हर जगह पढ़ते रहते हैं, ये आपके फर्स्ट ग्रेड वाले के जीके वाले पेपर का बिंदु बना दिया गया है, वहां ये बात उसमें ऐड कर दी गई है। और ये जो बिंदु है यही जानकारी आपकी यहां है। तो आईसीटी के नाम पे अभी हमारे सिलेबस में चलिए गिनती के 4-5 बिंदु हैं। अगर आप चाहते हैं कि साहब हम इन बिंदुओं के बारे में मैटर कहां से पढ़ें, या इसके पहले जो अभी आपको मैंने पीछे पढ़ाया है टीचिंग मॉडल के बारे में, या अभी कॉपेल के बारे में बातें पढ़ रहे थे आप, ये सारी बातें आपके बीएड के करिकुलम में इस पेपर में होती थी। किस पेपर में होती थी? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाले पेपर में होती थी। इसको हिंदी में आप कह देते हैं शैक्षिक तकनीक। तो ये जो पेपर था उसकी जो पाठ्य पुस्तक आपकी होती थी, यानी कह लो आपकी क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक जो होती थी, उसमें ये सबसे पहले यहां से बिंदु, ये तो उसका बहुत एक छोटा सा बिंदु है। बेसिकली वो किताब चालू यहीं से होती है। उसका पहला चैप्टर होता है क्या होती है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फिर ये जो टेक्नोलॉजी एजुकेशन होती है इसका डेवलपमेंट 3 चरणों में हुआ है। तो उसे हम कहते हैं ET1, ET2 और ET3। ET1, ET2 और ET3। और ये जो ET1, ET2, ET3 हैं ये आपके सिलेबस में हैं और ये यहां लिखे हुए हैं, बस आपको दिख नहीं रहे हैं। ET1, ET2, ET3, ये ET1, ET2, ET3 हैं, ये आपके एग्जाम के सवाल हैं। पुराने पेपर्स में आप पाओगे ग्रेड 1 के, तो वहां ये सवाल आए हुए मिलते हैं। ET1 क्या है, ET2 क्या है, ET3 क्या है, इनकी किसने क्या नाम बताया है, क्या नहीं बताया है। और ये आप सिलेबस को ढूंढते कहीं लिखा नहीं मिलता, ये यहीं पे लिखा हुआ है। कहां से क्या लिखा हुआ है? तो ये आपके सिलेबस में नाम लिखा हुआ हार्डवेयर और यहां लिखा हुआ सॉफ्टवेयर। इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नाम से आप जो समझते हैं
ये वो है नहीं। जो आप समझते हैं ये वो चीज है नहीं। आप क्या समझते हैं? आपको ये समझ में आता है कि कंप्यूटर है और कंप्यूटर में हार्डवेयर चीजें हैं और सॉफ्टवेयर वाली चीजें हैं। कीबोर्ड है, माउस वगैरह है, ये सब क्या होते हैं? ये हार्डवेयर में आ जाते हैं। जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपका जानकारी जो समझा गया कंप्यूटर की जानकारी के बारे में, ये वो मैटर नहीं है। हालांकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कंप्यूटर संबंधी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसी वाली चीजें भी पूछी गई है पुराने पेपर में। वो इसलिए पूछी गई हैं कि ये सिलेबस दिया गया पेपर सेटर को, तो पेपर सेटर तुम्हारे जैसे गया बीता ही होता है, उसमें बावजूद मुझको नहीं पता कि क्या है, इसलिए वो सवाल देता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वगैरह वगैरह, इसमें रेम रीमर कितना मेमोरी, तो सवाल वो कंप्यूटर संबंधी पूछ लेते हैं। हालांकि उनके सवाल पूछना गलत भी नहीं है एक दृष्टिकोण से, क्योंकि आईसीटी नाम में तो ये वाली बात आती है, परंतु अगर वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नामों को सिलेबस में देख के और अगर वो सोचता है कि ये वो वाला मैटर है, तो फिर चाहे पेपर सेटर है और फिर चाहे वो आप स्टूडेंट हैं, फिर आप गड़बड़ जगह पे हैं। क्यों गड़बड़ जगह पे हैं? ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली आ गई है टेक्नोलॉजी, बस वो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है। इसलिए यूं करना चाहिए, थोड़ा सिलेबस बनाने वालों की भी गलती है कि उन्होंने गोलमाल लिख दिया और स्पष्ट लिख देना चाहिए था। अब इन्होंने इतना ही लिख दिया, इससे हमारे पेपर में दोनों तरह के सवाल बन जाते हैं। जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सोचेगा, पेपर सेटर है वो वैसे भी सवाल बना देता है, अतः हमारे वो वाली बात पढ़नी पड़ती है। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जो किसमें समझता है कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, तो ये चीजें हैं। हार्डवेयर जो टेक्नोलॉजी है ये है हमारी ET1, ये है ET1 और ये है ET2, ET2 है ये। और ET3 क्या है? ये सिस्टम अप्रोच जो है ये ET3 है। अब ये सिस्टम अप्रोच वर्ड से समझ में आ रहा है कि पेपर सेटर ने, सॉरी जो सिलेबस मेकर हैं, उन्होंने ये ET1 ET2 ET3 आपको सिखाना पढ़ाना चाहते हैं। जो ET का मीनिंग क्या है? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी शैक्षिक जो तकनीक है, शिक्षा में टेक्नोलॉजी। नाम बड़ा आसान है, शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज। जैसे हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, जैसे आपका पहला चैप्टर सिलेबस में है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो वहां आसान जवाब होता है शिक्षा में साइकोलॉजी। एजुकेशन में क्या लगानी है? साइकोलॉजी को अप्लाई करना है। ऐसे ही एजुकेशन में क्या करनी है? टेक्नोलॉजी। ऐसे ही एजुकेशन में क्या लेके आना है? मैनेजमेंट। तो ये जो तीनों वाले पेपर आपके हैं, ये सभी में ये एजुकेशन के फील्ड में एप्लीकेशन करनी है मैनेजमेंट की, एप्लीकेशन करनी है टेक्नोलॉजी की, एप्लीकेशन करनी है साइकोलॉजी की। तो ये एजुकेशन के फील्ड में टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है उसमें 1920s के आसपास ये ज्ञान चालू हुआ, 1920 के आसपास। यानी हम जब 20th सेंचुरी में दुनिया प्रवेश करी, तभी हमारी जो आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता है। इसके पहले तो नाम मात्र की चीजें हैं। यो मान लो आज हम 2020-22 के जमाने में जी रहे हैं, तो लगभग 100 साल पूरा खेल है। वैसे 100 साल से बड़ा कुछ नहीं है। हमारा जो भी ये पूरा का पूरा जो ये ET का गणित है, ET मैं ET बोल रहा हूं, ये पूरी ET की हिस्ट्री ले दे के 100 साल की हिस्ट्री है, 1920s के आसपास से लेके और हम आज 2020 के आसपास लगभग पहुंच गए, 22 जो भी आपका साल है। तो सबसे पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी आई एजुकेशन के एरिया में, उसको क्या नाम दिया जाता है? हार्डवेयर टेक्नोलॉजी बोला जाता है। फिर 1950s के आसपास आते आते इसमें जो नए कुछ और चेंजेज आए, खास तौर पे जब साइकोलॉजी को हमने घुसाना चालू किया, उससे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कहलाए वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के नाम से। और बाद में 1970s के बाद में जाके और जो और नया टेक्नोलॉजी हमारे पास आया, उसको आज हम क्या बोलते हैं? सिस्टम अप्रोच के नाम से बोलते हैं। अतः ये जो अप्रोच वर्ड है
इसको भी हम कई बार ऐसे बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। मैंने जो पहले टेक्नोलॉजी लिखा था वो थोड़ा सही नहीं था। टेक्नोलॉजी तो ऐसे बोलेंगे ET1, टेक्नोलॉजी में ऐसे बोलेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3। इन्हीं को ही फिर क्या बोल सकते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच। तो ये सबसे पहले तो आपके पास एक क्वेश्चन हो गया है कि हार्डवेयर अप्रोच मतलब एजुकेशन टेक्नोलॉजी नंबर 1, सॉफ्टवेयर अप्रोच मतलब ET2 और सिस्टम अप्रोच माने ET3। तो हमारे सिलेबस में इस सेकंड नंबर बिंदु में ET1 ET2 हैं और थर्ड वाले बिंदु में क्या है, ET3 है। ऐसे मिला के ये आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो आपके बीएड में पेपर चलता था उस बुक का पहला चैप्टर है। ये जो सिलेबस में जानकारी है ये बीएड में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की जो आपकी बुक होती थी उसका पहला चैप्टर है। उसमें ये सारा मैटर मिलता है कि व्हाट इज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और उसके अंतर्गत 3 प्रकार के अप्रोचेज पाए जाते हैं जिनको हम ET1 ET2 ET3 बोल देते हैं, या उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम अप्रोच बोल देते हैं। जो कि हमारे सिलेबस में इन दोनों नामों में अप्रोच लिखा हुआ नहीं है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिखा रखा है और यहां पूरा लिखा हुआ है सिस्टम अप्रोच। इस नाम के पूरे होने से हमें यह बात स्पष्ट हो जाती है कि ये मिला के पूरा हमारा ET वाला मैटर है। ठीक है जी, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं सारी चीजें। ये 2 फिर अलग चीजें हैं। ये ET का जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, फिर उसमें फिर कई तरह, ET अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय वस्तु है जिसमें लगभग 30 तरह की हमारे पास जानकारी, 30 तरह के डेवलपमेंट्स हैं। उस 30 तरह की जानकारी में से हमारे सिलेबस में केवल मात्र फिर विस्तार में आगे जाके 2 ही बिंदु हैं। क्या है, CAI और CAL, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। इसमें से ये मैटर मैं पहले पढ़ा ही चुका हूं, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। लर्निंग में इस तरह की थियरी पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, और वहां बताया था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी पे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की अवधारणा पैदा हुई। उससे सब आगे बनी टीचिंग मशीन, और उसका अगला कदम है वो क्या कहलाता है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो PI के विकास से क्या हुआ है, CI का विकास। PI मानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, हिंदी में कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन, जहां पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे फ्रेम में बांटा जाता है, बच्चे उसका पढ़ के आंसर करेंगे, आप उसे हाथों हाथ रीइंफोर्समेंट देंगे, ऐसे बच्चा सेल्फ लर्निंग करता जाता है। अगर वो सारा मामला कंप्यूटर की हेल्प से करवाया जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कह देते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास ICT का जो पूरा नाम है, सबसे पहले वो समझने की सबसे पहले बिंदु है कि हमारा जो सिलेबस का टाइटल दे रखा है इस इकाई का, उसका नाम ICT हम मोटे में बोल रहे हैं। तो ICT का मतलब क्या होता है, और ICT का मतलब समझने के बाद में हमें ET वाला मैटर करना है, ET1 ET2 ET3 की बातें समझनी है। और हम फिर पुराने पेपर्स में कई सा सवाल हैं वो इसके चक्कर में पूछे गए हैं कंप्यूटर संबंधी, तो कुछ बातें हम कंप्यूटर के बारे में करेंगे। जो बेसिक कंप्यूटर का आपका नॉलेज होता है, कोई गुड ज्ञान नहीं आना है, जो बेसिक कंप्यूटर की चीजें पढ़ाई जाती हैं स्कूलों में कक्षा 8, 9, 10 के आसपास, या जो बच्चे डिप्लोमा लेते हैं RSCIT वाला, उसमें जो बातें कंप्यूटर संबंधी होती हैं, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये वो मेमोरी में 1 GB में कितना होता है, TB में कितना होता है, कीबोर्ड में कितनी डिस्क पाई जाती हैं, ऐसी बहुत बेसिक जानकारी जो है वो आपको इधर GK टाइप की बातें मान लो वो याद करनी है, सीखनी है, उनसे कभी कभी सवाल पीछे पूछे गए हैं। तो ये मैंने इस यूनिट में आप क्या पढ़ोगे इसका एक जनरल खाका दे दिया है, और आपके पास जो नोट्स है वो आई गया है, उसमें पूरी यूनिट के सारी जानकारी आपको मिलेंगी। सबसे अपने नोट्स में आप देखोगे तो नोट्स में जो सबसे पहला पेज है उसके ऊपर लिखा हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ ICT। आधे पन्ने पे ये मैटर दिया हुआ है। पहला पेज का जो आधा पेज है वो क्या समझाता है आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ ICT समझाता है। इसके नीचे जो है वो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्ड है उनके बारे में लिखा हुआ है। पहला पेज का जो आधा नीचे का भाग है वो कंप्यूटर में जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पाया जाता है उसके बारे में है, जो वास्तव में सिलेबस की भावना नहीं है।
परंतु अधूरा लिखा है सिलेबस में। अतः हम पहले वो कंप्यूटर में जो आप जानते हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाले वर्ड, उनके बारे में है। और फिर सेकंड पेज पे जो है वो अभी मैं पीछे समझाया हूं, वो वाला जानकारी है। तो आपका पेज नंबर 2 जो है उस पे लिखा हुआ है ET1 और ET2 की लेफ्ट राइट में दो कॉलम में तुलना दिखाई गई है, जो कि हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच के नाम से भी लिखी दिख जाएगी। इन दोनों को ऐसे हम पढ़ते हैं कंपैरिजन में। अतः इनके नाम भी सिलेबस में ऐसे एंड के साथ में इकट्ठा दिए हुए हैं। ये पढ़े भी ऐसे पैरेलल तुलना में ही पढ़े जाते हैं, कॉलम के साथ ही कंपेयर करते हुए। तीसरे पेज पे आपके पास क्या मैटर दिया हुआ है? सिस्टम अप्रोच का मैटर दिया हुआ है। ये पूरा तीसरा पेज सिस्टम अप्रोच के ऊपर ही है। फिर चौथे पेज पे आप पन्ना पलटोगे तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा? तीसरा चौथा जो शायद दोनों पेज मेरे ख्याल में किसके ऊपर होंगे? सिस्टम अप्रोच के होंगे। और फिर अगला जो भी आपका पेज है उस पे क्या लिखा मिलेगा? CAI है, अगले पे CAL है, इतनी बात है। और CAL के बगल में लिखा हुआ फैक्टर्स फैसिलिटी, जो पुराने सिलेबस में बिंदु था, तो मैंने अभी इसमें हटावाया नहीं है, इसमें कोई खास जानकारी है नहीं, हम ऐसी छोटी मोटी बातें कर लेंगे। वो अभी नए सिलेबस में उसको रिमूव कर दिया गया है, पुराने वाले में पहले ऐड था, तो मैंने वो कहा वही नोट्स आपको ऐसे कैसे आगे दिलवा दिया है। तो ये आपके पास जो नोट्स में किस तरह से ऑर्डर चीजें हैं, इसका जो ओवरव्यू पूरा का पूरा हम आगे पढ़ेंगे, उसका हमने होल में एक बार चीजें देख लिया। तो कल हम यहीं से बातें पढ़ना चालू करेंगे। पहला जो बिंदु आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ICT क्या है, इसके बारे में। तो थोड़ा सा ICT के बारे में जानकारी रख के आएंगे, क्योंकि आगे ICT आजकल काफी लोकप्रिय नेम है। तो ICT के नाम को सब जानते हैं, फुल फॉर्म भी हो सकता है आप याद रख लेंगे, पर व्हाट इज ICT ये क्लियर नहीं है। ICT बारे में जिसको जैसे मन में आता है वैसे, ICT में क्या है? कंप्यूटर होता है और क्या होता है? अरे कंप्यूटर होता है फिर इसका नाम कंप्यूटर साइंस होता या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी होता, ICT तो नहीं होता। तो ICT में आपके दिमाग में बस एक ही बात आती है, कंप्यूटर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर कुछ है नहीं, कंप्यूटर इज वन ऑफ द थिंग, इसमें कुछ और तरह की चीजें भी हैं। थोड़ा सा आप उसके बारे में पता करके आए, हम कल इसी से बातें पढ़ना चालू करेंगे।